जय हिंद साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने परिवार बीपी स्टडी ग्रुप में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जनरल साइंस की सीरीज चल रही है, तो चलिए अगला सेट देखते हैं। ये 25 प्रश्नों का सेट होगा, टोटल 25 प्रश्नों का, जिसको हम अच्छे से पूरी व्याख्या के साथ डिस्कशन करेंगे। ये सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज़ नामक रोग होता है। डायबिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो डायबिटीज़ एक ऐसी अवस्था है जिसमें अग्नाशय की कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन्स बनाना बंद कर देती है, जिससे शर्करा की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, जिसका उस उपापचयन यानी वो पच नहीं पाता, उपापचयन नहीं हो पाता है। अतः पेशाब और रक्त में शर्करा की अधिक मात्रा हो जाने के कारण इसमें मधुमेह यानी डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। और इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि इसमें मनुष्य का शरीर कमज़ोर हो जाता है, वो चक्कर आते हैं या फिर वो उसे बहुत अधिक प्यास लगती है और बार बार पेशाब भी आता है। तो ये इसके लक्षण हैं। और इस बीमारी से निजात पाने के लिए बेंटिंग एंड बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने 1921 में इंसुलिन की खोज की और इसके इंजेक्शन के ईजाद किया, इंसुलिन नामक इंजेक्शन का। ऑप्शन ए देख लेते हैं, बेरी और ये विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। ऑप्शन सी कैंसर, तो कैंसर कार्सोजेनिक्स के कारण होता है, तो कार्सोजेनिक्स के कारण कैंसर रोग होता है। और कैंसर का उपचार रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी द्वारा की जाती है। 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मानव शरीर में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो मानव शरीर में कुल 46 गुणसूत्र या 46 क्रोमोसोम होते हैं। कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि कितने जोड़ी होते हैं, तो 23 जोड़ी उत्तर हो जाता है, 23 जोड़ी। 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है, मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। 6 अर्थात अम्लीय होता है मानव मूत्र का पीएच मान। यहाँ प्रश्न में पीएच मान की बात आई है, तो पीएच स्केल, तो पीएच स्केल के बारे में जान लेते हैं कि किसी भी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारीयता को पीएच स्केल के द्वारा मापा जाता है। और इसकी खोज सॉरेंसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में की थी। तो पीएच स्केल के द्वारा अम्लीयता और क्षारीयता का माप किया जाता है। 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, स्टेपिज। तो कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें आप मिस कह सकते हैं, MIS, मिस के नाम से जाना जाता है। और मिस का फुल फॉर्म होता है M मतलब मैलियस, I माने मतलब इनकस, और स्टेपिज S मतलब स्टेपिज। तो कान की ये 3 हड्डियाँ हैं, मैलियस, इनकर और स्टेपिज। तो इसमें स्टेपिज जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है, और पूरे शरीर की भी सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज ही है। और ऑप्शन ए फीमर, तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो जांग में पाई जाती है। 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तो मानव शरीर का डिग्री सेल्सियस में सामान्य तापक्रम होता है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन सी सही है, 37 डिग्री सेल्सियस। और यदि फॉरेन हाइट में बात करें तो 98.6 फॉरेन हाइट, 98.6 फॉरेन हाइट। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इंसुलिन स्रावित होता है। तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। प्रश्न पूछने का अर्थ यह है कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। इंसुलिन पैंक्रियाज या अग्नाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए पैंक्रियाज या अग्नाशय। आप चित्र में अग्नाशय दे सकते हैं, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, यहीं से इंसुलिन का स्रावन होता है। चलिए पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है वो पैराथार्मोन नामक हार्मोन स्रावित करती है, जो रक्त में कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है। ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं या पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इसका वजन लगभग 0.6 ग्राम होता है। 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लाल रक्त का आकार होता है। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि लाल रक्त कण का आकार यानी RBC का जो आकार होता है वो चपटा या गोलाकार होता है, चपटे में गोलाकार आकार का होता है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा गोलाकार, ऑप्शन ए गोलाकार। 8 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो, अस्थि मज्जा को ही बोन मैरो कहा जाता है। तो ये जो हड्डियों के बीच का जो खोखला भाग होता है उसी में अस्थि मज्जा होती है। और अस्थि मज्जा एक मुलायम स्पंजी ऊतक होता है, मुलायम होता है और स्पंजी ऊतक होता है। अस्थि मज्जा में अपरिपक्व कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं। और स्टेम सेल्स का ब्लड सेल्स का उत्पादन करती हैं, स्टेम सेल्स ही ब्लड सेल का उत्पादन करती हैं। और ये ब्लड सेल्स लाल रक्त कोशिकाओं या श्वेत रक्त को प्लेटलेट्स के रूप में विकसित करती हैं। तो यह पूरा प्रोसेस समझ लीजिए अच्छे से।
अस्थि मज्जा मुलायम स्पंजी ऊतक होता है और अपरिपक्व कोशिकाएं पाई जाती हैं इनके अंदर, और स्टेम सेल्स, जिन्हें स्टेम सेल्स कहा जाता है, और ये स्टेम सेल्स ब्लड सेल्स का उत्पादन करती हैं, और ये ब्लड सेल्स जो होते हैं वो लाल रक्त कोशिकाओं और श्वेत रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स के रूप में विकसित हो जाती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है इसका। ऑप्शन बी प्लीहा, प्लीहा को ही हम तिल्ली बोलते हैं। यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, यानी लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह को है यह प्लीहा। इसे लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह भी कहा जाता है। 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। तो एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर लगभग होती है। 5 से 6 लीटर वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा। 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होता है। तो यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा कि 120/80, यानी 120/80, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 120/80, जिसमें 120 को हम सिस्टोलिक कहते हैं और 80 को हम डायस्टोलिक कहते हैं। 120 सिस्टोलिक होता है और 80 डायस्टोलिक होता है। और रक्तचाप को mmHg यानी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में मापा जाता है। mmHg के रूप में मापा जाता है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के रूप में मापते हैं हम रक्तचाप को। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। तो रक्त को जमाने में फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन उपयोग में आता है। फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन का उपयोग किया जाता है रक्त को जमाने में। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। यह काम हीमोग्लोबिन का है। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन में सबसे अधिक मात्रा आयरन की उपस्थित होती है, यानी लोहा आयरन की मात्रा सबसे अधिक उपस्थित होती है। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल, और समताप मंडल को ही स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत है जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, और वायुमंडल की दूसरी परत यानी स्ट्रेटोस्फीयर में मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए यह वायुयानों के लिए बहुत ही उपयुक्त वायुमंडल है। बहिर्मंडल, तो बहिर्मंडल यानी सबसे बाहरी मंडल, सबसे ऊपरी परत, इसे ही एक्सोस्फीयर कहते हैं, सबसे ऊपरी परत। और सबसे अधिक अक्रिय गैस इसी मंडल में पाई जाती है, बहिर्मंडल में। और ऑप्शन ए क्षोभ मंडल यानी सबसे पहली परत, ट्रोपोस्फीयर इसे कहते हैं। ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल, ये सबसे पहली परत है। 15 नंबर प्रश्न। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। तो पृथ्वी के सबसे करीब जो स्थित है वो क्षोभ मंडल यानी पहली परत क्षोभ मंडल सबसे करीब स्थित है। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य का समीपतम ग्रह है। तो सूर्य का सबसे समीपतम ग्रह कौन सा है। तो बुध। सूर्य के सबसे करीब जो ग्रह है बुध। आइए देखते हैं सूर्य की ओर से ग्रहों के क्रम। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र और चमकीला ग्रह है। तो सौर मंडल में सबसे अधिक और तीव्र और चमकीला ग्रह जो होता है वो शुक्र है। शुक्र सबसे तीव्र और चमकीला ग्रह है, शुक्र। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। और शुक्र को ही हम सुंदर ग्रह और सौर मंडल की परी भी कहते हैं। तो यूरोप के लोग इसे परी समझकर इस ग्रह की पूजा भी करते हैं। तो हम यहाँ जान लेते हैं कि शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, तो शुक्र को सुंदर ग्रह भी कहते हैं, सौर मंडल की परी भी कहते हैं, और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, यानी पृथ्वी की बहन भी शुक्र को ही कहते हैं। चलिए, शुक्र के बारे में इतनी जानकारियाँ मिली। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। तो रात्रि के समय आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह लाल दिखाई देने का मुख्य कारण है क्योंकि यहाँ पे लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए यह लाल दिखाई देता है। और यहाँ हमको जानकारी होनी चाहिए कि मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2। एक का नाम है फेबोस और दूसरे का नाम है डेमोस। तो डेमोस ही ऐसा उपग्रह है जो पूरे ग्रह मंडल का यानी पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डेमोस है। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ तत्व की बात कर रहा है। तत्व तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, यानी कि कौन सा ऐसा उपग्रह है जिसके सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति,
बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसके सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो बृहस्पति के कुल 67 उपग्रह हैं। तो बृहस्पति की खोज गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में किया था। और बृहस्पति का एक उपग्रह गैनेमिड जो सबसे बड़ा उपग्रह है। और बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रहों में सबसे अधिक भारी है। तो बृहस्पति के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं ऑप्शन ए बुध। तो बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। और बात करते हैं ऑप्शन सी शनि। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और इसके कुल 62 उपग्रह हैं। ऑप्शन बी देख लेते हैं शुक्र। तो शुक्र के साथ साथ अरुण को भी याद रखेंगे। शुक्र और अरुण एक ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है। तो हमारा सौरमंडल जो है वो मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, मंदाकिनी आकाशगंगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भोर का तारा किसे कहा जाता है। तो भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। शुक्र यहाँ सही उत्तर होगा, शुक्र को ही भोर का तारा कहते हैं। यह एक गर्म ग्रह है और शुक्र को ही पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और तो शुक्र ही सबसे चमकीला ग्रह भी है। ये सभी पिछले प्रश्न में भी इन सब की चर्चा की गई है। चलिए हम ऑप्शन डी के बारे में देख लेते हैं, बुध। तो बुध सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे तप्त ग्रह है। बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे तप्त ग्रह है और यह पृथ्वी के सबसे करीब, सूर्य के सबसे करीब भी है यह। और मंगल को लाल ग्रह कहते हैं और बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो आकाश का सबसे चमकदार तारा जो है वो साइरस है। तो साइरस नामक तारा जो है आकाश का सबसे चमकदार तारा है। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में जान लेते हैं। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी के निकट का सबसे नज़दीकी तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति का अध्ययन वाइजर 1 ने बृहस्पति का अध्ययन किया था, वाइजर 1 ने। तो यह याद रखेंगे, वाइजर 1 यहाँ सही उत्तर होगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो टाइटन शनि ग्रह का एक उपग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन ही है। तो शनि के कुल 62 उपग्रह हैं। चलिए ऑप्शन बी बृहस्पति। तो बृहस्पति के कुल 67 यानी 67 उपग्रह हैं, जिसमें गैनेमिड सबसे बड़ा उपग्रह है। और गैनेमिड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और बृहस्पति ग्रह जो सबसे भारी ग्रह भी है। ऑप्शन डी यूरेनस। तो यूरेनस को हम अरुण भी कहते हैं, अरुण या यूरेनस। तो इसे आधुनिक ग्रह भी कहा जाता है, अरुण को आधुनिक ग्रह भी कहा जाता है। और मंगल, तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फेबोस और दूसरे का नाम है डिमोस। तो जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है वो डिमोस है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। तो सबसे पहले तो यहाँ उपग्रह की बात आई है, तो उपग्रह क्या होते हैं तो ये समझ लेते हैं। उपग्रह तो ऐसे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वो उपग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। तो पृथ्वी का इकलौता एक उपग्रह है चंद्रमा। तो अब आप उपग्रहों के बारे में समझ गए हैं। तो यहाँ बताइए कि बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। तो यहाँ बुध और शुक्र दोनों उत्तर सही हो जाएगा। बुध के भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा सी, दोनों, यानी बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो अभी पिछले प्रश्न में मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और बृहस्पति के कुल 67 उपग्रह हैं, 67। गैनेमिड सबसे बड़ा उपग्रह है। ऑप्शन डी मंगल। तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, फेबोस और डिमोस। तो जो डेमोस है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है। 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है। तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या 89 है, यानी 89 तारामंडल है टोटल अंतरिक्ष में। 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सूर्य के सबसे निकट का तारा है। तो सूर्य के सबसे निकट का तारा है, बताइए जल्दी से आंसर बताइए। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के निकट सबसे निकट का तारा है। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। चलिए यहाँ वायुमंडल में गैसों का स्थिति जान लेते हैं कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती हैं। वायुमंडल में गैसों का क्रम, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, आर्गन 0.93% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 0.03% पाया जाता है, जो आपके प्रश्न में पूछा गया है।
6 नंबर प्रश्न, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत यानी बाह्य परत, यानी उसी को हम बोलते हैं बहिर्मंडल, और बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर, बाह्यमंडल या बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। जो सबसे निचली परत होती है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल। और उसके बाद वाली परत यानी समताप मंडल, उससे ऊपर यानी तीसरी परत मध्यमंडल, उसके ऊपर यानी चौथी परत आयन मंडल, और उसके ऊपर यानी पांचवी परत बहिर्मंडल यानी वायुमंडल, एक्सोस्फीयर। वायुमंडल में कुल 5 परतें होती हैं, जिसमें पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड लगता है। 1.3 सेकंड, यह याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। 8 नंबर प्रश्न, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय है। तो चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27.3 दिन लगता है। 27.3 दिन में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं। तो मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल यानी सबसे पहले परत पर क्षोभ मंडल में घटती हैं। क्षोभ मंडल को हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। तो यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी औसतन ऊंचाई 14 किलोमीटर से 16 किलोमीटर के बीच में होती है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, वायु है। तो वायु गैसों का एक मिश्रण है। वायु गैसों का एक मिश्रण है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती हैं। तो पराबैंगनी किरणों से ओजोन गैस यानी O3 गैस जो होती है वो पराबैंगनी सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली हानिकारक किरणें होती हैं। पराबैंगनी किरणें जो मानव शरीर के त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं, उससे ओजोन गैस की जो परत होती है वो हमारी रक्षा करती है। तो ओजोन यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। O3 ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। 13 नंबर प्रश्न है, नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है क्योंकि यहाँ जल पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में जल है इस ग्रह पर, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, शनि को काला ग्रह कहा जाता है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। तो शुक्र के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। शुक्र को चमकीला ग्रह, सुंदर ग्रह, सौर मंडल की परी कहा जाता है, और इसके पास अपना खुद का कोई उपग्रह नहीं है, और यह पृथ्वी के समान ही दिखता है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। और इसे सुबह का या शाम का तारा भी कहा जाता है। यूरोप के लोग इसे परी समझकर इसकी पूजा भी करते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। तो निम्न ऑप्शन में बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून, यानी सबसे दूर का ग्रह है यह नेपच्यून, सबसे अंतिम ग्रह नेपच्यून। इसे वरुण भी कहा जाता है और इसे दूरस्थ ग्रह कहा जाता है। और इस ग्रह पर मीथेन गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण यह हरा दिखता है। और इसके खुद के 13 उपग्रह हैं और सबसे दूरस्थ ग्रह है नेपच्यून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी हो जाएगा नेपच्यून। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। तो अरुण ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और ग्रह शुक्र ग्रह को भी याद रखेंगे, यहाँ भी सूर्य पश्चिम में उगता है, अर्थात शुक्र और अरुण ग्रह पूरब से पश्चिम को उगते हैं, तभी इनका सूर्य पश्चिम की तरफ उगता है। और सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, इसीलिए इन सभी ग्रहों पर सूर्य पूरब में उगता है, परंतु अरुण और शुक्र पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, इसलिए इनमें सूर्य पश्चिम में उगता है। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वलय युक्त ग्रह है, वलय यानी रिंग। तो किस ग्रह में कौन सा ग्रह ऐसा है जिसके बाहरी ऊपर रिंग दिखता है। तो सभी को पता है कि शनि के ऊपर, शनि ग्रह के ऊपर रिंग दिखता है। और तो इसके साथ साथ अरुण को भी याद रखेंगे, क्योंकि अरुण पे भी वलय है, इसलिए अरुण भी वलय युक्त ग्रह है। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है। तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा को इंगित करता है, यानी ध्रुव तारा उत्तर दिशा की ओर दिखता है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है यहाँ पे, जिससे तारे और सूर्य की ऊर्जा होती है। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, नेपच्यून की खोज किसने की। तो नेपच्यून की खोज गैले नामक वैज्ञानिक ने की थी। गैले ने नेपच्यून के बारे में बताया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, गैले। ऑप्शन सी कैप्लर। तो कैप्लर ने ग्रहों के गति संबंधित नियम के बारे में बताया था, कैप्लर ने। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था। तो मनुष्य ने 1969 ईस्वी में, या पूरा डेट याद रखें, 16/7/1969 ईस्वी में मनुष्य ने पहली बार चांद पर कदम रखा था, और उस व्यक्ति का नाम था नील एंगस्ट्रॉम, जो
प्रथम मानव बने जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा। तो यह डेट भी याद रखें, 16/7/1969, 16/7/1969। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखता है, काला। 24 नंबर प्रश्न, सूर्य की सतह का तापमान होता है। तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 केल्विन, 6000 केल्विन होता है। याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो 6000 केल्विन सूर्य की सतह का तापमान होता है। 25 नंबर प्रश्न, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मंगल का डिमोस उपग्रह जो होता है, मंगल का डिमोस उपग्रह, वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और मंगल का फीबोस और डिमोस 2 उपग्रह हैं, जो जिसमें से डिमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह। और साइरस, ऑप्शन डी साइरस, तो साइरस जो है वो सबसे चमकीला तारा है। और टाइटन, तो टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। चलिए, यहाँ ऑप्शन ए में है नेबुला। तो नेबुला के बारे में जान लेते हैं। तो नेबुला अंतरिक्ष में पाए जाने वाले धूल और गैसों के मिश्रण से बना बादलों का एक समूह है। फिर से सुनिए, अंतरिक्ष में पाए जाने वाले धूल और गैसों के मिश्रण से बना एक बादलों का समूह है। इस मिश्रण में हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनिक गैसें पाई जाती हैं, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। इन्हें नेबुला कहा जाता है। चलिए, इसी प्रश्न के साथ आज इतना ही रखते हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ साइंस के बेहतरीन प्रश्नों को लेकर, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।